जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीसी वे पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पीआईक्यू फॉर्म। जानेंगे पीआईक्यू फॉर्म होता क्या है, कैसे इसको फिल करना रहता है, कौन कौन से मिस्टेक है जो आपको पीआईक्यू फॉर्म भरते समय नहीं करना रहता है और कौन कौन से बातों का ध्यान रखना रहता है। ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग स्क्रीनिंग टेस्ट देते हो, स्क्रीनिंग इन हो जाते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर फॉर्म। ये होता है पीआईक्यू फॉर्म। इसी के बेसिस पे आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, वो जो पीआईक्यू फॉर्म में आप लोग फिलअप किए रहते हो, उसी से रिलेटेड आपसे लगभग 50 से 60% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू में। तो पीआईक्यू फॉर्म आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग समझते होंगे। पीआईक्यू फॉर्म इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एसएसबी इंटरव्यू। और आपको समझना होगा पीआईक्यू फॉर्म ऐसा है कि अगर आप लोग इसमें फॉल्स या कोई गलत जानकारी डालते हो तो ये आपके लिए निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके पर्सनल इंटरव्यू में। तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि पीआईक्यू फॉर्म कितने पेज का होता है। तो पीआईक्यू फॉर्म 2 पेज का होता है, ध्यान रखना। एक ये वाला पेज होता है और दूसरा ये वाला पेज होता है। जानेंगे एक एक करके कि कौन कौन सा इसमें फिल करना रहता है, क्या क्या फिल करना रहता है और किस चीज़ों को ब्लैंक छोड़ना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग एनसीसी वे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको एनसीसी से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन एनसीसी वे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये होता है, देख सकते हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर, जिसको क्वेश्चनरी भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर ये मैं पढ़ता हूँ। व्यक्तिगत जानकारी प्रश्नावली, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे ही आप लोग स्क्रीनिंग इन होते हो, उसके बाद इसको फिल करने के लिए आपको दिया जाता है। जैसे ही आप लोग इसको फिल करते हो तो इसका 3 प्रति बनता है और सबसे पहला प्रति बन जाता है आईओ के पास, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास। उसके बाद जाता है दूसरा साइकोलॉजिस्ट के पास। उसके बाद तीसरा प्रति जाता है जीटीओ के पास, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के पास। और इसीलिए आपको इसमें अपना व्यक्तिगत जानकारी सटीक और सही सही भरना रहता है। इसमें आप लोग किसी प्रकार का मिस्टेक करते हो तो सीधा सीधा आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें गलत इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको हमेशा पीआईक्यू फॉर्म एकदम सावधानी से भरना चाहिए और सही चीज़ को भरना चाहिए। अगर आप लोग एसएसबी इंटरव्यू दिलाने के लिए कोई संस्था ज्वाइन किए हुए हैं तो आपको पीआईक्यू फॉर्म बार बार भरने को मिला होगा। यदि आप लोग बुक से स्टडी करते हो तो भी आपको अपने बुक में पीआईक्यू फॉर्म देखने को मिलेगा। यदि आपके पास ये दोनों सुविधाएं नहीं हैं तो आगे मैं बताऊंगा वीडियो में कि कैसे आपको अपना पीआईक्यू फॉर्म डाउनलोड करना है और इसको कैसे फिल करके प्रैक्टिस करके इंटरव्यू दिलाने जाना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का। तो चलिए यहाँ से जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे चयन बोर्ड संख्या और स्थान। को भोपाल मिला है या जलंधर मिला है या फिर बेंगलोर मिला है या कपूरथला मिला है, तो आपको लिखना होगा एसएसबी सेंटर भोपाल। और कौन सा एसएसबी है, सपोज 21 एसएसबी है तो 21 एसएसबी, उसके बाद जो सेंटर है वो लिखोगे। उसके बाद बैच नंबर, जैसे ही आप लोग वहाँ जाते हो तो आप लोगों को एक बैच नंबर दिया जाता है, वो यहाँ पे आप लोगों को फिल करना होता है बैच नंबर के साथ। उसके बाद चेस्ट नंबर, सेंटर विजिट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके बाद आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाता है, वो चेस्ट नंबर आपको यहाँ पे फिल नहीं करना रहता है। क्यों नहीं करना रहता है? वो जो चेस्ट नंबर दिया जाता है वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए होता है। जैसे ही आप लोग स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको एक नया चेस्ट नंबर दिया जाता है। तो जो नया चेस्ट नंबर दिया जाता है वही आपको यहाँ पे फिल करना रहता है। आपको पुराना चेस्ट नंबर फिल नहीं करना रहता, क्योंकि ये फॉर्म स्क्रीनिंग इन होने के बाद फिल करना रहता है। तो स्क्रीनिंग इन होने के बाद आपका चेस्ट नंबर चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यूपीएससी या अन्य रोल नंबर। अगर आप लोग यूपीएससी के थ्रू, एनडीए के थ्रू एसएसबी इंटरव्यू दिलाने जा रहे हो तो उसका आप लोग यहाँ पे रोल नंबर लिखोगे। सपोज आप लोग एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू एसएसबी इंटरव्यू दिलाने जा रहे हो तो आपका जो एनसीसी एप्लीकेशन डिटेल, जिसको एडमिट कार्ड बोलते हैं, उसमें आप लोगों को रोल नंबर मिला होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा सुस्पष्ट अक्षरों में नाम जैसा मैट्रिक्स प्रमाण पत्र में है, नेम इन कैपिटल्स एज इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो 10th क्लास में आपका जैसा नाम है वही आपको क्लियरली लिखना होगा। और कौन सा लेटर यूज़ करोगे आप लोग, तो कैपिटल लेटर। ऐसा नहीं करना है कि पहला बड़ा लिख दिया फिर छोटा, इस छोटा लेटर का उपयोग किए, ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसा आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में है वैसा ही आपको नाम लिखना होगा। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम लिखना रहता है।
उसके बाद चौथा पॉइंट में 3 चीज़ें देखने को मिलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है समझो। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टाइम आप लोग किस स्थान पे रहे हैं, अपने लोकल स्थान पे या जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ, उसका डिटेल आपको डालना है यहाँ पे। उसका नाम डालना है कि आप लोग कहाँ रहते हैं, अधिकांश समय कहाँ रहे हैं, वो डालना है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा हुआ है, स्थान की अनुमानित जनसंख्या सहित। यहाँ पे लिखा है विथ अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। तो जिस स्थान पे आप लोग मैक्सिमम समय रहे हैं वहाँ का अप्रॉक्स पॉपुलेशन कितना होगा, ये आप लोगों को यहाँ मेंशन करना है। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता है तो क्या करना है, अभी आपके पास समय है, अपने फादर से डिस्कशन करना है, अपने पेरेंट गार्जियन से डिस्कशन करना है। और यहाँ पे तो अनुमानित लिखने के लिए बोला गया है तो आपको अनुमानित ही लिखना है, एग्जैक्ट तो आंकड़ा पूछा नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इसी में, वर्तमान आवास का स्थान और वहाँ की अनुमानित जनसंख्या सहित। ये भी आप लोगों को लिखना होगा कि करेंट में आप लोग कहाँ रहते हो। उसके बाद वहाँ की जनसंख्या क्या है अप्रोक्स, ये भी आप लोगों को लिखना होता है यहाँ पे अनुमानित। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरा पॉइंट, स्थायी आवास का स्थान और वहाँ की अनुमानित जनसंख्या। ये तीसरा पॉइंट में लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, सपोज़ आप लोग फर्स्ट जहाँ रहते हैं वहीं आप लोगों का सबसे ज़्यादा समय बिताने वाला प्लेस है, वही आप लोगों का वर्तमान आवास है और वही आप लोगों का स्थायी आवास है। तो आप लोग एक बार एड्रेस ऊपर फिल कर लिए तो आपको ये नहीं लिखना है कि ये ऐसा कई लोग करते हैं इस प्रकार का, ये नहीं करना है। नहीं, अबॉव ऐसा कुछ डायरेक्शन देना है कि ऊपर जो लिखे हो वही नीचे लिखना है। आपको इस प्रकार का फिल नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आप लोगों का तीनों प्लेस सेम है तो आपको यहाँ भी वही चीज़ फिल करना होगा, इस वाले लाइन में वही चीज़ इस वाले लाइन में भी फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ भी आप लोगों को फिल करना होगा। उसके बाद देखते हैं नीचे। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट देखने को मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वह जिला मुख्यालय है अथवा नहीं, ये चीज़ पूछा गया है कि जिस स्थान पे आप लोग रहते हो, आपका एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर जो फिल किए हैं वह जिला मुख्यालय है या नहीं। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर बताना होगा, फिल इन द डिटेल्स बिलो। इतना चीज़ हो गया। अब आपके माइंड में एक चीज़ देखने को मिलेगा, क्या चीज़, पीआईक्यू फॉर्म में सबसे ऊपर एक और चीज़ रहता है, वो रहता है यहाँ पे OIR, ये मेंशन होता है। ये मैंने ब्लैंक छोड़ा, आप लोगों को फिल करने के लिए नहीं बोला। क्यों नहीं बोला समझना। OIR आपको इसको कुछ नहीं करना रहता, इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं रहता, आपको इसको टच भी नहीं करना रहता। ये आप लोगों का जो OIR टेस्ट होता है हुआ रहता है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट हुआ रहता है, उसमें आप लोग कितना मार्क्स किए हो वो चीज़ यहाँ पे जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं वो लोग मेंशन करते हैं। ये आपके लिए नहीं रहता, इसीलिए इसको मैंने नहीं बताया था। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं। लोगों को फिल करना रहता है कौन कौन सी चीज़ें, कि कौन से राज्य से आप लोग बिलोंग करते हो और डिस्ट्रिक्ट, ये चीज़ यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपका रिलीजियन कौन सा है, धर्म कौन सा है, ये आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको जाति, अपना जनजाति, SC से बिलोंग करते हो, ST से बिलोंग करते हो या OBC से बिलोंग करते हो, ये आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। टिक नहीं करना है आपको, यहाँ पे स्पष्ट लिखने जाना है। आप लोग SC से बिलोंग करते हो तो इस वाले बॉक्स में आपको SC लिखना होगा। आप लोग ST से बिलोंग करते हो तो ST लिखना होगा। OBC से बिलोंग करते हो तो OBC लिखना रहता है। उसके बाद आपको मातृभाषा आप लोगों को मेंशन करना होगा। उसके बाद आप लोगों का जन्म तिथि, जन्म तिथि में फिर से एक बार आपको ध्यान रखना है 10th क्लास के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। उसके बाद विवाहित, अविवाहित, विधुर, लोग सिंगल हो या मैरिड हो तो यहाँ पे आप लोगों को लिख के मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है क्या माता पिता जीवित हैं, पेरेंट्स अलाइव पूछा जाता है तो आप लोगों को यहाँ पे टिक करना रहता है नहीं या फिर यस में। ठीक है, उसके बाद यदि जीवित नहीं हैं तो माता पिता की मृत्यु के समय आपकी एज क्या थी, किस एज में आपका माता पिता का डेथ हो गया, उस समय आपका एज क्या था, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद है माता पिता, संरक्षक और भाई बहन के व्यवसाय। एक बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, बार बार आप लोगों को एक चीज़ सुनने को मिलता होगा कि PIQ फॉर्म जो होता है उसको एकदम 100% करेक्ट भरना रहता है। इसमें किसी प्रकार के आप लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आप लोग पकड़े जाओगे। क्यों पकड़े जाओगे, कि जितने भी आप लोग चीज़ें फिल कर रहे हो यहाँ पे उसी से रिलेटेड आप लोगों से पर्सनल इंटरव्यू के टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी से रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों ने अपना निवास डाला है तो उस निवास में कौन सा फेमस स्थान है, फेमस प्लेस कोई सा है, उसके बारे में कुछ जानकारी पूछा जा सकता है आपसे। बाद आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स,
पेरेंट्स, गार्जियंस एंड सबलिंग ऑक्यूपेशन इनकम एज एप्लीकेबल। आपको अपने माता पिता, संरक्षक और भाई बहन के व्यवसाय जो हैं वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना रहता है, वो भी ट्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फादर का शिक्षा पूछा गया है यहाँ पे, एजुकेशन, कि आपके जो फादर है वो कितना पढ़े हुए हैं। अगर आप वो 10th क्लास पढ़े हैं तो आपको 10th लिखना है, 12th पढ़े हैं तो 12th लिखना है। उन्होंने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो किस स्ट्रीम से किए हैं, बीए तो बीए लिखना होगा, बीकॉम तो बीकॉम लिखना होगा, बीटेक किए हैं, एमटेक, जो चीज़ किए हैं वो चीज़ आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद करेंट में ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, वो आप लोगों को लिखना होगा। क्या वो एक फॉर्मर है तो फॉर्मल लिखना होगा, इंग्लिश में लिखना है, ध्यान रखना। को उनका मासिक आय लिखना होगा, इनकम पर मंथ, कितना कमा लेते हैं एक महीने में, ये लिखना होगा। ध्यान रखना आप लोगों को ईयरली इनकम नहीं लिखना है, यहाँ पे इनकम पर मंथ मेंशन है तो आपको महीने का जो इनकम है वो लिखना होगा। उसके बाद मदर की एजुकेशन क्या है ये यहाँ पे मेंशन करना है आपको इस वाले लाइन में। उसके बाद उनका करेंट ऑक्यूपेशन, क्या वो हाउसवाइफ है, ये लिखना होगा। उनका कोई मासिक आय होगा तो वो आप लोगों को यहाँ लिखना है। उसके बाद बड़ा भाई बहन है तो लिखना होगा उनका एजुकेशन, उनका ऑक्यूपेशन, उसके बाद उनका मासिक आय। अगर अच्छी चीज़ें हैं, सपोज़ आपके बड़े भाई बहन जो है वो ट्यूशन पढ़ाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा ट्यूशन, फिर ट्यूशन से एक महीने में कितना कमा लेते हैं ये यहाँ पे लिखना होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ पीआईक्यू फॉर्म आप लोगों को प्रिंट करवा के 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से, कि आप लोग सभी चीज़ क्लियरली अच्छे से लिख पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद ही आप लोगों को एसएसबी इंटरव्यू दिलाने जाना होगा। बाद 7th नंबर के पॉइंट में आता है एजुकेशन रिकॉर्ड्स कमेंसिंग फ्रॉम मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो शैक्षणिक रिकॉर्ड मैट्रिकुलेशन समकक्ष परीक्षा से आरंभ करके लिखते जाना है आप लोगों को अपने 12th क्लास 10th क्लास की सारी डिटेल्स। सबसे पहले मैट्रिक, हायर सेकेंडरी ये लिखना है, आपके 10th क्लास किस संस्था से आप लोगों ने 10th क्लास पढ़े हैं ये लिखना है, संस्था का पूरा नाम। आप लोगों को इस प्रकार से नहीं लिखना है, कई लोग ऐसे लिखते हैं, कई लोग इस प्रकार से लिख देते हैं एच फिर एस ऐसा लिख देते हैं। आपको ऐसा नहीं लिखना है, उसका पूरा नाम लिखना है। ये जो पीआईक्यू फॉर्म होता है 1 पेज A4 साइज़ का होता है तो आप लोग छोटा छोटा लेटर करके 2 लाइनों में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से आप लोगों ने 10th क्लास पढ़े हैं वो लिखना होगा। जैसे कि मेरा होता है छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे पूरा लिखूंगा। उसके बाद कौन से ईयर में मैंने पास किया है प्रकार से यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद श्रेणी व अंक प्रतिशत, कितना मार्क्स या कितना डिवीज़न बना था वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। शिक्षा का माध्यम में आप लोग हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हैं ये लिखना है। उसके बाद छात्रावासी या दिन छात्रा, डे स्कॉलर ये यहाँ पे है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या आप लोग अपना 10th क्लास छात्रावास मतलब हॉस्टल वगैरह में रह के पढ़े हैं ये बताना है, या आप लोग अपने घर से अप डाउन करते थे तो डे स्कॉलर ये लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद असाधारण उपलब्धि यदि कोई हो, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ़ एनी, आपके पास आप लोग 10th क्लास पढ़ रहे थे उस बीच में आप लोगों ने स्पोर्ट्स में कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट प्राप्त किए हैं तो वो आप लोगों को लिखना है। सपोज़ आप लोग स्टेट टॉपर रहे होंगे तो वो चीज़ लिख देना है। अब वो चीज़ ये चीज़ लिखे हो कि आप लोग स्टेट टॉपर हो तो उससे भी रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको अपना कोई अच्छा जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, असाधारण उपलब्धि, वही लिखना है। आप लोगों को नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, ठीक है। अगर नहीं है कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, तो आपको ये इसको ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद आता है 10+2, तो 12th क्लास आप लोगों ने कौन सी स्कूल से पढ़ा है वो यहाँ पे लिखना है। उसका बोर्ड क्या है वो यहाँ पे लिखना है। कौन सी ईयर में आप लोगों ने पास किए वो यहाँ पे। उसके बाद कितना % बना वो यहाँ पे। शिक्षा का माध्यम फिर से यहाँ। उसके बाद यही चीज़ यहाँ पे लिखना है। फिर कोई एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है वो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन का भी डिटेल इसी प्रकार डालना है, स्नातकोत्तर का भी डिटेल इस प्रकार से भरते जाना है। उसके बाद आप लोगों का पेज 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आते हैं सेकंड पेज में। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे दिया गया है आयु, वर्ष और माह। तो आप लोग अपना एज कैलकुलेट किए रहोगे पहले से, ध्यान रखना वहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ कितने साल के हो ये नहीं लिखना है, कितने साल के हो तो वो लिखना है। सपोज 21 के हो 1 ईयर लिखोगे। उसके बाद कितना महीना चल रहा है वो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद ऊंचाई,
ऊंचाई में क्या करते हैं, बहुत से कैंडिडेट ये मिस्टेक करते हैं कि फीट में अपना हाइट बत लिखते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है मीटर में। तो आप लोगों का जो हाइट है उसको मीटर में कन्वर्ट करके याद रखना है। उसके बाद आप लोग कितना वेट है आपका, वेट इन किलोग्राम, ये आपको केजी में बताना होगा। उसके बाद और नीचे चलते हैं तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, वर्तमान व्यवसाय और व्यक्तिगत मासिक आय यदि है, आप लोग करेंट में क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं या किसी भी प्रकार का कोई जॉब करते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद 10th नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे 10th के ए वाले सेक्शन में राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण एनसीसी ट्रेनिंग। अगर आप लोगों ने एनसीसी ली है तो अभी एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू ही जा रहे हो तो आपको यहाँ पे यस वाले पे टिक करना होगा। कुल प्रशिक्षण पूछा गया है तो आप लोगों ने कितने ईयर के एनसीसी किए हैं वो लिखना है। 2 ईयर एनसीसी किए हैं, 3 ईयर के एनसीसी किए हैं, वो चीज़ लिखोगे। उसके बाद स्कंद विंग पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग आर्मी विंग से किए हैं या नेवी विंग से किए हैं या फिर एयरफोर्स विंग से एनसीसी किए हैं, ये चीज़ लिखना है। उसके बाद प्रभाग डिवीजन आप लोगों को लिखना है, जेडी से किए हैं एनसीसी, एसडी से किए हैं एनसीसी या एसडब्ल्यू से, जेडी जेडब्ल्यू से किए हैं, वो चीज़ आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्राप्त प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑब्टेन, तो आप लोगों ने जो कैंप के सर्टिफिकेट्स लिए हैं वो आप लोगों को मेंशन नहीं करना रहता, ध्यान रखना है। आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है वो मेंशन करोगे, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है वो मेंशन करोगे, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है वो मेंशन करोगे। अब आपका जो एनसीसी डिटेल आप लोग यहाँ पे फिल करते हो तो एनसीसी से रिलेटेड, आपके कैंप्स से रिलेटेड वो कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसको आप लोग कितने बेहतरीन तरीके से जवाब देते हो ये चीज़ देखा जाएगा वहाँ पे आपका। उसके बाद और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे खेल कूदों में भागीदारी, पार्टिसिपेंट्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आपको बताते जाना है कि कौन कौन से खेल हैं जो आप लोग पार्टिसिपेट किए हैं, कौन कौन से खेल में, आपको सीरियल वाइज लिखते जाना। सपोज आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट को फर्स्ट नंबर पे लिखना है। उसके बाद आप लोग कैरम खेलते हो तो कैरम को सेकंड नंबर पे, जैसे जैसे आप लोग जो जो खेल खेलते जाते हो उसको आप लोगों को सीरियल वाइज लिखते जाना है। उसके बाद भाग लेने की अवधि, पीरियड्स और ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कब से कब तक खेला आप लोगों ने, 2017 से चालू किए और 2018 तक क्रिकेट खेले, वो ऐसा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय अन्य जहाँ का प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंटेड स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अदर्स, तो आप लोग यहाँ से किए होंगे, तो जिस स्कूल कॉलेज से आप लोगों ने अपना टीम को रिप्रेजेंट किए हैं वो चीज़ लिखना होगा, उसका नाम। उसके बाद आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, आप लोग क्या क्रिकेट में कैप्टन थे या फिर कोई एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, मैन ऑफ द मैच जैसे चीज़ें आप लोगों को मिले हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है रुचि, जिसको हम लोग हॉबीज़ या इंटरेस्ट बोलते हैं। तो किस चीज़ में आप लोगों का इंटरेस्ट है, को यहाँ पे अपना जेन्यून हॉबी लिखना है, क्योंकि हॉबी से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। या आप लोगों का हॉबी है क्रिकेट खेलना तो क्रिकेट से रिलेटेड आप लोगों को अपना जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर लेना है अभी से ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसका फील करोगे तो हॉबीज़ में जो चीज़ फील किए रहोगे उसी से रिलेटेड आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग उसके आंसर देने के लिए अपेयर रहो, पहले से प्रिपेयर रहो। ठीक है, तो जो हॉबी है, हॉबी से एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है पर्सनल इंटरव्यू में, ये चीज़ ध्यान रखना। उसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पार्टिसिपेंट्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर आप लोगों ने पढ़ाई, हॉबीज़ और स्पोर्ट्स के अलावा कोई अन्य चीज़ों में पार्टिसिपेट्स किए हैं तो उनका भी आपको सीरियल वाइज डिटेल्स फिल करते जाना है। ध्यान रखना, आपको ये चीज़ें फिल करना मैंडेटरी नहीं है, आप लोग किए हैं तभी फील कीजिए। आपके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि मैं ये चीज़ें फील नहीं करूँगा तो मैं इंटरव्यू में मेरा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा या इसके लिए मेरे को निगेटिव मार्क करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग किए हैं तभी आपको फील करना है। सपोज़ आप लोग रूरल एरिया या विलेज एरिया से बिलोंग किए हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम थी और अपॉर्चुनिटीज़ कम थी इसीलिए आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं किए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोड, स्काउटिंग या खेलकूद पाठ्येतर या अन्य क्षेत्रों में उत्तरदायित्व का पद। सपोज आप लोग एनसीसी किए हैं तो एनसीसी में आप लोगों का रैंक्स होते हैं, एसयूओ का, यूओ का अंडर ऑफिसर, सीनियर अंडर ऑफिसर, सार्जेंट, ये पद होते हैं, रैंक्स होते हैं। अगर आप लोगों को इस तरीके से कुछ हैं आपके पास रैंक थे तो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद सेकेंड लाइन में भी आप लोगों को लिखना है। सपोज आप लोग 10th पिचिंग में फर्स्ट लाए थे, क्विज कंपटीशन में फर्स्ट आए थे, उस चीज़ को यहाँ पे लिखना होगा।
एसईओ बनने के ड्यूरिंग में आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था, ये चीज़ पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान से फिलअप करते जाना है। इसके बाद यहाँ पे सेवा का चयन करना है, तो आप लोग किस में क्या बनना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद तीनों सेवाओं में कमीशन के लिए कितने मौके ले चुके हैं, आप लोग कितना एसएसबी इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, ये लिखना है। ऊपर में आपको यहाँ पे और एक चीज़ पूछा है, यहाँ पे नेचर ऑफ कमीशंस, आप लोग आर्मी के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, नेवी के लिए या एयरफोर्स के लिए, ये चीज़ भर देना है। आप लोगों ने कितने एसएसबी इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, प्रीवियस एसएसबी इंटरव्यू डिटेल्स, वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे भी भरने को मिलता है। तो अगर आप लोगों ने एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू डाले थे तो यहाँ पे एनसीसी स्पेशल एंट्री लिखना है। उसके बाद एसएसबी नंबर या फिर प्लेस ये लिख देना होगा यहाँ पे। उसके बाद कौन से डेट पे आप लोगों ने प्रीवियस एसएसबी इंटरव्यूज़ दिए हैं वो यहाँ पे लिखना होगा। चेस्ट नंबर आपको याद है तो चेस्ट नंबर मेंशन करना है, या फिर बैच नंबर याद है तो बैच नंबर आप लोगों को फिल करना है। तो कुछ इस प्रकार का हो जाता है आप लोगों का पीआईक्यू फॉर्म कंप्लीट। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पीआईक्यू फॉर्म आपके स्क्रीनिंग इन होने के बाद। फ्रेंड्स, मेरे से जितना हो सके मैंने पीआईक्यू फॉर्म को समझाने का कोशिश किया। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब बात करते हैं कि पीआईक्यू फॉर्म आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र या फिर किसी भी गूगल में चले जाना है, उसमें आपको टाइप करना है पीआईक्यू फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड। तो बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां से आप लोग फ्री में पीआईक्यू फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद उसको प्रिंट निकाल के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद ही आपको अपने एसएसबी इंटरव्यू दिलाने जाना हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।